गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का जो टॉपिक है बेटा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैंने कल आपको बताया था कैपेसिटर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर बोल दो बेटा या कंडेंसर बोल दो। आप लोगों ने देखा होगा बेटा जितने भी अपने पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, जो भी मोटर वगैरह होती हैं, चाहे फैन है चाहे कोई और डिवाइस है, उसके अंदर एक कैपेसिटर होता है। कंडेंसर बोलते हैं उसको, हम कंडेंसर भी बोल देते हैं कई बार लोकल लैंग्वेज के अंदर। तो हमने उसके बारे में पढ़ना है। तो कैपेसिटर है क्या? मैं कैपेसिटर के बारे में एक छोटी बात आपको एक बार बता देता हूँ। कैपेसिटर एक्चुअली में होता क्या है? कैपेसिटर एक्चुअली में एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। आप इसको चार्ज स्टोरिंग डिवाइस बोल दो कि चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, या फिर आप इसको बोल दो कि एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस बोल दो या फिर एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस बोल दो। ये क्या करती है? कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर एक इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। इंस्टेंट एनर्जी का मतलब ये क्या होगा कि बहुत सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी को विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम ये प्रोवाइड कर देता है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को एक साथ प्रोवाइड करने के लिए हम कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। मैं कैपेसिटर के बारे में आपको एक छोटी बात बताता हूँ बेटा। कैपेसिटर से पहले मैं एक टर्म आएगी आपके पास यहाँ पे, कैपेसिटर तो हम बाद में पढ़ेंगे। एक टर्म आती है, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस यही टर्म है जिसकी बेसिस पे हम पूरे कैपेसिटर को एक्सप्लेन करेंगे। पूरा कैपेसिटर इसी टर्म के ऊपर बेस्ड होगा, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के ऊपर। एक्चुअली में इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है क्या? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस एक तरीके से मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि ये होता है बेटा एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर, एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर दी चार्ज, टू स्टोर दी चार्ज और एनर्जी। किसी कैपेसिटर की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो कैपेसिटर अपने अंदर चार्ज या एनर्जी को स्टोर कर पाता, उसको हम उसकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बोलते हैं। जो कैपेसिटर ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा उसकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। जो कैपेसिटर कम चार्ज स्टोर करता है उसकी कैपेसिटी कम होगी। मैं इसको एक एग्जांपल की फॉर्म में लेता हूँ बेटा। देखो, मान लिया अपने पास ये कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है। इस कंडक्टर को मान लिया मैंने क्यू चार्ज दिया, क्यू चार्ज दिया। हमें एक बात पता बेटा, V इज इक्वल टू क्या होता है? के क्यू बाई आर होता है, के क्यू बाई आर। अगर आप क्यू को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? V इंक्रीज करेगा। कहने का मतलब है अगर हम इसको क्यू चार्ज देते चले जाएं, इस कंडक्टर को अगर मान लिया हम क्यू चार्ज देते चले जाएं, तो इस कैपेसिटर का पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, मान लिया मैंने पोटेंशियल होगा इसका कितना अपने पास? V पोटेंशियल होगा इसका। कहने का मतलब ये है कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर जो एक क्यू है ना, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होगा, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। एक्चुअली में तो क्या होगा यहाँ पे? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू है, उसको हम ऐसे लिख देते हैं क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो बेटा यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इसको हटाते तो यहाँ पर हम एक कॉन्स्टेंट यूज करते हैं C। तो इसको बोलते हैं क्यू इज इक्वल टू सी वी। सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसी को हम एक तरीके से कैपेसिटेंस बोल देते हैं। सी को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है यहाँ पे, इसको हम कांस्टेंट, जो इस कांस्टेंट को हम बोल देते हैं क्या? एक तरीके से हम कैपेसिटेंस बोल देंगे इसको। यहाँ से ये जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्यू इज इक्वल टू सी वी। यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। इस बात को समझना, कई बार बच्चे बोलते हैं सर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू था तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V कैसे होगा? आप इसको ऐसे समझो, ये जो आप लोगों ने 10th क्लास में ओम्स लॉ नहीं पढ़ा था, ओम्स लॉ पढ़ा था हमने। ओम्स लॉ में क्या बोला करते हैं हम कि एक कंडक्टर हुआ करता था, उस कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट करते थे हम। उस बैटरी को कनेक्ट करने के बाद V वोल्टेज दी हमने उसको, तो उसमें से करंट फ्लो करता था, I करंट फ्लो करता था। आपके हिसाब से वहाँ पर हम क्या बोला करते
कि भाई जो आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता था, ठीक है। लेकिन फिर बाद में हम क्या लिखा करते, और वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई लिखा करते हैं। एक्चुअली में ये होती थी ओम्स लॉ की एक्चुअल फॉर्म, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, लेकिन हम इसको ऐसे लिख देते हैं वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई लिख देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू है और क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है, एक दूसरे के उल्टे हैं। तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी आ गया, ये कैपेसिटेंस आ गया, कैपेसिटेंस। अब बात ये है कि जो ये कैपेसिटेंस है ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस डिपेंड्स, किस किस पे डिपेंड करेगा कैपेसिटेंस, इस बात को समझो बेटा। कई बार बच्चे सोचते हैं सर क्यू पे डिपेंड करेगा, वी पे डिपेंड करेगा। एक बात को समझना, सी ना तो क्यू पे डिपेंड करता ना वी पे डिपेंड करता। कारण क्या है, अगर आप क्यू को 2 टाइम बढ़ाओगे तो वी भी 2 टाइम बढ़ जाएगा, सी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये दोनों प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनली हैं। तो ये ध्यान रखना कि जो सी है ये सी डज नॉट डिपेंड ऑन क्यू एंड वी, ना वो क्यू पे डिपेंड करता ना वो वी पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये डिपेंड करेगा तो किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। डायमेंशन ऑफ कंडक्टर का मतलब क्या है कि कंडक्टर का साइज क्या है, साइज ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करेगा, कंडक्टर का साइज क्या है इस बात पे डिपेंड करेगा, या कैपेसिटर का साइज क्या है इस बात पे डिपेंड करेगा। एक डिपेंड करेगा ये नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर, नेचर ऑफ मीडियम, कि मीडियम का नेचर कैसा है उस कैपेसिटर के अंदर, उस कंडक्टर के अंदर, या उस कंडक्टर को हमने कैसे मीडियम में रखा है, वैक्यूम में रखा है या कहीं और रखा है, इस बात पे डिपेंड करेगा। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट आपको अभी समझ में आएंगे, जब मैं टॉपिक आपको करवाऊंगा तब आपको ये पॉइंट समझ में आएंगे। अभी तो नहीं एक्सप्लेन कर सकता इसको, मैं थोड़ा रिलेट करके बता देता हूँ आपको। जिस तरह हम ये नहीं पढ़ा करते यहाँ से ओम्स लॉ से क्या आया करता, आर इज इक्वल टू वी बाई आई आया करता है। तो ये जो रेजिस्टेंस हुआ करता है ना, V इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू वी बाई आई, ये आर ना तो V पे डिपेंड करता ना आई पे डिपेंड करा करता है। ये डिपेंड किस पे करा करता है, रेजिस्टेंस के 4 फैक्टर हुआ करते हैं। अगर आपको याद हो तो 10th क्लास में पढ़ा करते, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करा करता, लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, एरिया क्रॉस सेक्शन में डिपेंड करता था, टेम्परेचर पे डिपेंड करता था। मतलब वो एक तरीके से जो आर होता था ना वो डायमेंशन ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता था। उसमें हम ये पढ़ा करते भाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है। मतलब ये क्या, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये क्या, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, मतलब डायमेंशन हो गई ये, मतलब साइज ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता था आर। उसी तरीके से सी भी किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। अभी समझाऊंगा आपको, ये बात समझ में आएगी कैसे। एक जो इस कैपेसिटेंस है ना, कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए हम एक यूनिट यूज करते हैं, उसको बोलते हैं फेराड। मतलब एक तरीके से इसकी एसआई यूनिट होगी ये, एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट होती है बेटा फेराड, फेराड होती है, कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट इसको हम करते हैं, ठीक है। तो आपसे कोई पूछ भी ले कि 1 फेराड क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, मैंने अभी आपको बताया C इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू बाई वी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, सारे क्वेश्चन इसी से होंगे। ये रिलेशन छोटा लगता है लेकिन रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। अब मुझे बताओ, किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फेराड कब होगी, तब होगी, ये मान ले कैपेसिटर है, कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर की कैपेसिटी 1 फेराड कब होएगी, तब होएगी इसकी कैपेसिटी 1 फेराड जब इस कैपेसिटर को 1 कूलम चार्ज देने से इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट राइज कर जाए। मतलब अगर किसी कंडक्टर को आप 1 कूलम का चार्ज दो और 1 कूलम का चार्ज देने से उस कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट तक राइज कर जाए, इसका मतलब उस कैपेसिटर की या उस कंडक्टर की कैपेसिटी कितनी होगी, 1 फेराड होगी, ठीक है। तो 1 फेराड होगी। तो 1 फेराड एक्चुअली में हुआ किसके बराबर, किसके इक्वल होगा, 1 फेराड क्या है, 1 फेराड आप ये बोल सकते हो
द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 फैराड। किसी कंडक्टर की कैपेसिटी 1 फैराड होगी कब? व्हेन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम, व्हेन चार्ज ऑफ 1 कूलम इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ दैट कंडक्टर टू 1 वोल्ट। मतलब उसके पोटेंशियल, जब 1 कूलम का चार्ज देने से उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट तक इंक्रीज कर जाए, इसका मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है? 1 फैराड है। ठीक है, अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी आपको बता देता हूँ। C इज इक्वल टू क्यू बाई वी है। क्यू का मतलब क्या? क्यू डिवाइड वी का मतलब क्या होता है? वी पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन बाई चार्ज, तो वर्क डन बाई चार्ज, इसको क्या लिखोगे आप? क्यू स्क्वायर बाई डब्ल्यू। क्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? AT, तो ये क्या बन गया? A स्क्वायर टी स्क्वायर। नीचे वर्क डन है, वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? M1L2T-2। सोल्व कर लो, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया M-1L-2 टी की पावर 4 और A की पावर 2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया इसका। ठीक है बेटे, अब मैं आपको वो बात बता रहा हूँ, ये वाले फैक्टर नहीं बताए थे मैंने आपको, ये वाले फैक्टर बता रहा हूँ। अब मैं आपको ये वाला फैक्टर एक्सप्लेन करूँगा अब कि इस पे कैसे डिपेंड करता है। ये बात तो आपको समझ में आई होगी कि भाई C Q और V पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि अगर आप Q बढ़ाओगे तो V भी बढ़ जाएगा, तो ये C वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो दूसरा फैक्टर इंपॉर्टेंट है, दूसरा और तीसरा दोनों इंपॉर्टेंट है। फिलहाल मैं आपको एक दूसरा फैक्टर बता रहा हूँ। एक बार देखो, एक छोटी बात समझो। मैं यहाँ पे एक टॉपिक में जो बता के चल रहा हूँ वो है कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। मैंने एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया। स्फेरिकल कंडक्टर आइसोलेटेड मतलब अकेला है वो। तो समझना इस बात को, ये वो कंडक्टर बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ अब मैं एक्चुअली मैं आपको कैपेसिटर बताऊंगा, कैपेसिटर के बारे में कि होता क्या है। ये जो कैपेसिटर है, जो कंडक्टर है, सॉरी आइसोलेटेड कंडक्टर, इसकी रेडियस मान ली मैंने R। ठीक है, इसके सेंटर में आपने कुछ भी चार्ज दिया, होलो है, ये होलो स्फेरिकल कंडक्टर ले रखा है। इसके सेंटर में आपने जो भी चार्ज दिया, मतलब मैंने क्यू चार्ज दिया, तो हमें एक बात पता, जो होलो स्फीयर के अंदर अगर आप चार्ज दोगे वो कहाँ चला जाएगा? वो सरफेस पे चला जाता है। किसकी वजह से? इंडक्शन की वजह से सरफेस पे चला जाएगा। तो ये चला गया सरफेस के ऊपर। अब हमें बता V इज इक्वल टू क्या होता है? के क्यू बाई आर होता है। यू कैन से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर के बराबर होता है। तो इसके ऊपर मान लिया हमने चार्ज दे रखा है क्यू, ये क्यू चार्ज कहाँ चला गया? सरफेस पे चला गया क्यू चार्ज। तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी आपके हिसाब से? C इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बाई वी। क्यू और में V कितना है? ये रहा V, मतलब क्यू और में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के इक्वल है। ये मैंने कैपिटल क्यू मान लिया, चार्ज को कैपिटल क्यू मान लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो V कितना था? ये रहा V, क्यू और में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्यू से क्यू कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा। तो C इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के इक्वल आ गया। ठीक है, अब क्लियर है यहाँ से? अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो कांस्टेंट है। जो C है क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है? बिल्कुल है। R क्या है? R है रेडियस ऑफ दिस होलो स्फीयर, होलो कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर, आइसोलेटेड कंडक्टर। कहने का मतलब है अगर मैं इस R को इंक्रीज करूं, R को इंक्रीज करूं तो क्या कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा? बिल्कुल करेगा। R को डिक्रीज करे तो कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा? बिल्कुल डिक्रीज करेगा। इसका मतलब ये बात सही है कि जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो साइज ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। साइज ऑफ कंडक्टर बढ़ेगा, R बढ़ेगी, तो साइज ऑफ कंडक्टर बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा। मतलब साइज ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। अब जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, प्लीज़ इसको सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप एक छोटी बात बताओ,
ध्यान से सुनना जो बताऊंगा अभी मैं आपको। ये इसकी सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है इस कंडक्टर पे, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गई होंगी, पॉजिटिव से अवे जाते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ तक गई होंगी आपके हिसाब से? इन्फिनिटी तक गई होंगी। ये इन्फिनिटी तक गई है, अप टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक। इसका मतलब ये है कि जो एक कैपेसिटर जो आपने ले रखा ना यहाँ पे, ये वाला जो कैपेसिटर जो ले रखा है, मान लिया मैंने, एज्यूम करा, समझना ध्यान से, मान लिया मैंने इसकी रेडियस 1 मीटर मान ली, 1 मीटर इसकी रेडियस है। अगर इसकी रेडियस 1 मीटर है तो मैं वैल्यू अगर मैं इसके अंदर पुट करूँ आर की जगह, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। c इज इक्वल टू 4 पाई कितना हो? 22/7। एप्सिलॉन नॉट क्या होगा? 8.85 10⁻⁻12। तो c की वैल्यू किस, ये तो चलो जो भी वैल्यू आएगी, c की वैल्यू किसकी फॉर्म में आई? 10⁻⁻12 की फॉर्म में आई। और 10⁻⁻12 तो बहुत छोटी वैल्यू है। इसका मतलब है कि जो c आया, इस 1 मीटर रेडियस का सफीर लिया है। 1 मीटर कोई छोटी वैल्यू नहीं है, 1 मीटर बहुत बड़ी वैल्यू होती है। 1 मीटर का सफीर बनाओगे तो बहुत बड़ा सफीर बनेगा, ठीक है। तो ये 1 मीटर का सफीर ले लिया हमने, उसकी कैपेसिटी कितनी आई? उसकी कैपेसिटी 10⁻⁻12 के अंदर आई, मतलब बहुत कम आई ना मात्र के बराबर आई है, तो ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल होगी। 10⁻⁻12 तो बहुत कम होगी, ठीक है। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि इसके पास जो एनर्जी थी ना, समझना इस बात को ध्यान से, इसके पास इसने जो चार्ज स्टोर करा, मतलब इसने जो एनर्जी स्टोर करी, वो एनर्जी एक्चुअली में कहाँ तक फैली हुई है? वो एनर्जी फैली हुई है इन्फिनिटी तक। जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी ना, वहां तक एनर्जी है। एक तरीके से ये लगा लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही एनर्जी है। इस बात को तुम ऐसे समझो, जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी वहां तक एनर्जी जाएगी। इसका मतलब इसकी जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी कहां तक फैली हुई है? इन्फिनिटी तक फैली हुई है, जिसकी वजह से वो एनर्जी इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव क्यों नहीं? एक बात को समझना। मान ले इसके पास 100 जूल एनर्जी है, अज्यूम कर रहा हूं एक बात को, 100 जूल एनर्जी, 100 जूल एनर्जी आपकी फैली हुई है इनफाइनाइट डिस्टेंस तक, ठीक है। एक केस ऐसा मान के चलो, अगर मैं उस 100 जूल की एनर्जी को इकट्ठा कर दूं, एक जगह इकट्ठा कर दूं 100 जूल की एनर्जी को, मान ले अपने 100 जूल की एनर्जी को अपने हाथ पे डालें हम कहीं पर, एक पॉइंट बना के यहां पर 100 जूल एनर्जी डाल दें, तो जला देगा यहां पे। क्यों? क्योंकि वो इफेक्टिव हो गई। अब इफेक्टिव क्यों हुई? क्योंकि वो स्मॉल एरिया के अंदर आ गई। अगर उसी 100 जूल एनर्जी को फैला दो तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। अगर उसी 100 जूल एनर्जी को आप इकट्ठा कर दो एक पॉइंट के ऊपर, मतलब एक लिमिटेड एरिया के अंदर, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, यहां पर इसकी कैपेसिटी कम क्यों है? क्योंकि इसने, इसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक फैली हुई है। इनफाइनाइट डिस्टेंस तक फैली होने की वजह से उसका इफेक्ट कम है। तो हमने करना क्या है, साइंटिस्ट ने करा क्या, साइंटिस्ट ने कोशिश करी, वो जो एनर्जी फैली हुई है ना इन्फिनिटी तक, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन्फिनिटी तक गई हुई है, इनको किसी न किसी तरीके से आप इकट्ठा करो, एक लिमिटेड एरिया के अंदर लेके आओ, एक लिमिटेड रीजन के अंदर लेके आओ, ताकि उसका इफेक्ट इंक्रीज कर जाए, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने बनाया कैपेसिटर। अब तक तो कंडक्टर के बारे में एक सिंगल कंडक्टर था अपने पास, उसके लिए उन्होंने एक कैपेसिटर बनाया। कैपेसिटर बनाया कैसे, कैपेसिटर होता क्या, समझो अब बात को अच्छी तरीके से। अब मेन टॉपिक पे आ गया, हम बेसिक बातें पढ़ के। कैपेसिटर एक्चुअली में है क्या बेटा? देखो, कैपेसिटर के अंदर है ना एक अरेंजमेंट है। कैपेसिटर एक अरेंजमेंट है, एक है अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट है? अरेंजमेंट ऑफ स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी या लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू ए स्मॉल स्पेस। एक ऐसा अरेंजमेंट है
जिसमें हम क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को एक स्मॉल स्पेस के अंदर, एक लिमिटेड एरिया के अंदर उसको हम स्टोर कर सकते हैं। इस अभी जो कंडक्टर पढ़ा था, कंडक्टर के अंदर दिक्कत क्या थी, कंडक्टर के अंदर जो एनर्जी थी अपने पास वो कहाँ थी, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक फैली हुई थी, मतलब उसका इफेक्ट कम हो गया था। हमने क्या करना, उसको एक लिमिटेड एरिया के अंदर लेके आना है। तो लिमिटेड एरिया के अंदर लेके आएंगे ना, स्मॉल स्पेस के अंदर अगर उसको लेके आए तो उसका इफेक्ट बढ़ जाएगा, और वही जो अरेंजमेंट बनेगा उसी को कैपेसिटर बोलेंगे हम। अब बनेगा कैसे वो देखो, मैं यहां पर उसका प्रिंसिपल समझाऊंगा। अभी देखो बात को समझना, कैपेसिटर बनाते कैसे हैं। कैपेसिटर बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, एक प्लेट ले ली मैंने, ये कोई प्लेट ले ली भाई, बात को समझना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये प्लेट ले ली, ये जो प्लेट ली, इस प्लेट पे मैंने दे दिया मान लिया पॉजिटिव चार्ज, कुछ चार्ज दे दिया हमने इस प्लेट को, एक्सटर्नल बाहर से हमने चार्ज दे दिया इसको, ठीक है। ए प्लेट है, ये इंसुलेटेड है, नीचे से अपने इसको इंसुलेशन कर दिया है इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर, ताकि चार्ज अर्थिंग ना हो। इसका पोटेंशियल अज्यूम कर लिया, मान लिया इसका पोटेंशियल 20 वोल्ट था, समझना इस बात को ध्यान से, मान लिया 20 वोल्ट इसका पोटेंशियल है। मैं इसके नज़दीक एक दूसरी प्लेट लेके आता हूं, ये कोई प्लेट ले आया मैं इसके नज़दीक, न्यूट्रल प्लेट है, ध्यान रखना। जब ये प्लेट इसके नज़दीक आएगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से ये वाला पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस कंडक्टर के अंदर जो नेगेटिव चार्ज हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो इधर आ गए, इस तरह पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो इसकी वजह से हुआ क्या, मान लिया अपने इसका तो 20 वोल्ट मान रखा है, मैंने एग्जांपल ले रहा हूं। तो ये जो प्लेट है, इस प्लेट का पोटेंशियल कितना होगा, इस प्लेट का पोटेंशियल 0 है अभी। क्यों है, क्योंकि अगर मान ली इस तरफ भी जितना इधर नेगेटिव उतना इधर पॉजिटिव होगा। मान ली इस नेगेटिव की वजह से मान ली 5 वोल्ट है, इस पॉजिटिव की वजह से कितना होगा, प्लस का 5 वोल्ट होगा, तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, 0 है इसका फिलहाल तो, ठीक है। क्योंकि इसका माइनस, इधर माइनस, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से -5, तो इस पॉजिटिव की वजह से मान लिया +5 है। तो पूरे सिस्टम का नेट पोटेंशियल कितना अभी भी 20 वोल्ट है, ठीक है भाई। अगर मैं एक काम कर देता हूं, अगर मैं इसको कर देता हूं अर्थिंग, ये तो वो पहली प्लेट है जिस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। ये वाली ए प्लेट है जिसका पोटेंशियल 20 वोल्ट था। ये दूसरी प्लेट है जो हम नज़दीक लेके आए थे, जिसके ऊपर चार्ज कैसा था, नेगेटिव था। इधर चार्ज कैसा था, उसके ऊपर पॉजिटिव था। मैंने एक काम करा, मैंने इस प्लेट की अर्थिंग करवा दी। अर्थिंग करवाने मतलब एक ग्राउंड से जोड़ दिया। अब जैसे हमने इसको ग्राउंड से जोड़ा तो हुआ क्या, ग्राउंड से जोड़ते ही अर्थिंग करते ही हुआ क्या कि ये जो पॉजिटिव चार्ज था अपने पास इधर, यहाँ ग्राउंड से क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए ग्राउंड से। वो इलेक्ट्रॉन आके इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। ये न्यूट्रल हो गया पॉजिटिव चार्ज सारा। मतलब इसकी जो प्लेट थी अपने पास, इधर चार्ज इतना कितना पोटेंशियल था, -5 वोल्ट था। इधर इस तरफ ये वाला सारा का सारा चार्ज न्यूट्रल हो गया अर्थिंग करवाने की वजह से। तो इधर पोटेंशियल कितना हो गया, 0 वोल्ट हो गया। तो अब पूरे सिस्टम का नेट पोटेंशियल कितना हो गया, 15 वोल्ट। नेट पोटेंशियल कितना हो गया, 15 वोल्ट। मतलब पोटेंशियल पहले 20 था, अब कितना हो गया, 15 हो गया, डिक्रीज कर गया, ठीक है। अब बात को समझना जो आपको बताना चाहता हूं। जब स्टार्टिंग में आपने अकेली प्लेट ले रखी थी ना, अकेली ये नहीं रखी थी यहाँ पे, तो हम इसको चार्ज दे रहे थे, इसको हमने चार्ज दिया था। मान लिया अपने पास क्यों चार्ज दे रहे थे इसको, हम अकेली प्लेट की बात कर रहा हूँ मैं। स्टार्टिंग में चार्ज दिया हमने कि भाई मान लिया 2 कूलम दिया, फिर 4 कूलम, 6 कूलम, 10 कूलम, मतलब चार्ज को हम बढ़ाते चले गए। तो ये जो कंडक्टर था ना, अकेली जो प्लेट थी, इसकी एक कैपेसिटी थी कि भाई ये मैक्सिमम कितना चार्ज स्टोर कर सकती है। मैक्सिमम मान लिया मैंने उस कंडीशन पर, जब ये अकेली प्लेट थी, मान लिया अपने पास ये मैक्सिमम 100 जूल का चार्ज स्टोर कर सकती थी। इसकी कैपेसिटी फुल होगी, आप उसके पास कितना भी चार्ज दे दो, ये और ज़्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर पाएगी,
ठीक है, कितना था 100 जूल एज्यूम कर रहे हैं हम। फिर हमने क्या करा, इसके नज़दीक एक दूसरी प्लेट लेके आए, दूसरी प्लेट लेके आए, दूसरी प्लेट लेके आने से ये अरेंजमेंट बन गया। अभी भी आप कितना चार्ज स्टोर कर सकते हो, 100 ही स्टोर कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जैसे ही आप इसकी अर्थिंग कर दोगे, अर्थिंग करने से क्या होगा, ये वाला इस साइड में चार्ज था वो न्यूट्रल हो गया, नेट पोटेंशियल पूरे सिस्टम का डिक्रीज कर गया, 15 वोल्ट हो गया। कितना होगा 15 वोल्ट, पहले कितना था 20 वोल्ट। इसका मतलब पोटेंशियल डिक्रीज कर गया, पोटेंशियल डिक्रीज करने का मतलब 15 वोल्ट हो गया। अब इसका मतलब ये हो गया कि मैक्सिमम पोटेंशियल तो कितना हो सकता है 20 वोल्ट हो सकता है। तो हमें इस पोटेंशियल को 15 से 20 बनाना है दोबारा। तो क्या करें हम इसको, हमें पता है V इज इक्वल टू क्या होता है K Q बाई R, मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। V बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो, चार्ज बढ़ाओगे। V को बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, चार्ज को बढ़ाओगे। तो मैं क्या करता हूं, ये जो कैपेसिटर था, ये जो प्लेट थी, इसके ऊपर आप और अधिक चार्ज दे सकते हो। अब आप ये बोलो सर पहले तो चार्ज लेना बंद कर दिया था इसने। यस, बंद कर दिया था। क्यों बंद करें, क्योंकि इसका मैक्सिमम पोटेंशियल 20 वोल्ट आ गया था। दूसरी प्लेट लेके आने से क्या होगा, इसका जो पोटेंशियल था 20 से कितना हो गया 15 हो गया, डिक्रीज कर गया। तो इस पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चार्ज देना पड़ेगा। अब ये चार्ज और चार्ज को भी स्टोर कर सकता है। कहने का मतलब ये होगा कि इस कैपेसिटी, इस प्लेट की चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। पहले अगर ये 100 जूल को स्टोर कर रहा था, अब ये 100 से ज्यादा स्टोर करेगा ना। अकेली प्लेट थी 100 जूल स्टोर कर रही थी, 2 प्लेट आ गई तो 100 से ज्यादा स्टोर करा, मतलब चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी इसकी क्या करगी, इंक्रीज करके। ठीक है, एक चीज और देखो, इससे बेनिफिट क्या हुआ हमें। ये जो अपने पास 2 प्लेट आई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं मैं। इस पे चार्ज पॉजिटिव है, इस पे चार्ज नेगेटिव है। इसको हमने क्या कर रखा है, अर्थिंग कर रखी है इसकी। ठीक है, अर्थिंग कर रखी है। तो आप एक सोचो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं मैं। यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गई वो यहां पे गई, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस प्लेट से बाहर गई, नहीं गई। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से कहां जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाती हैं। आपको ये नहीं लगता कि आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी उसको एक लिमिटेड एरिया के अंदर स्टोर कर दिया? क्या आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इन दोनों प्लेट के बीच में स्टोर कर दिया? पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी आपके पास वो कहां तक गई थी, इन्फिनिटी तक नहीं गई थी। एक अकेले कंडक्टर के अंदर तो इन्फिनिटी तक गई थी वो, जिसकी वजह से उस एनर्जी का इफेक्ट कम हो गया था। हमने यहां पे क्या करा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पॉजिटिव से नेगेटिव इन 2 प्लेट के बीच में स्टोर कर दिया, और ये दोनों प्लेट बहुत नजदीक हैं। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो अब इन्फिनिटी तक जाने के बजाय इन दोनों प्लेट के बीच में रहेगी। और मैंने बताया कि यहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ही आप एनर्जी मान के चलो, उसी के साथ रिलेटेड टर्म है। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिमिटेड एरिया के अंदर आ गई, इसका मतलब एनर्जी भी लिमिटेड एरिया में स्टोर होगी। हम यही तो चाहते थे। यहां पर दिक्कत क्या थी, यहां पर दिक्कत यही थी कि जो एनर्जी थी वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक फैली हुई थी, जिससे उसका इफेक्ट कम हो गया था। हम क्या चाहते थे, उस एनर्जी को हम एक लिमिटेड एरिया के अंदर लेके आए, तो हम ले आए उसको लिमिटेड एरिया के अंदर। ठीक है, तो ये जो पूरा अरेंजमेंट बना इसको बोलते हैं हम कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर 2 प्लेट होंगी, एक ये पॉजिटिव प्लेट है, एक क्या होगी अपने पास नेगेटिव प्लेट है। मैं अब तक जो न्यूमेरिकल वगैरह में कई बार कैपेसिटर आया है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिया करते, वहां पर मैं 2 प्लेट नहीं लिया करता। एक पे चार्ज पॉजिटिव होता था, एक पे चार्ज कैसा होता था, नेगेटिव होता था। तो कैपेसिटर यही, इसी को कैपेसिटर बोलते हैं, इसी अरेंजमेंट को कैपेसिटर बोलेंगे। एक ऐसा अरेंजमेंट है 2 प्लेट्स का जिसमें एक प्लेट पे चार्ज पॉजिटिव, एक प्लेट पे चार्ज नेगेटिव है, जिसका काम क्या था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य जो एम क्या था, मेन एम ये था ताकि हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, जिस तरह मैं एग्जांपल दोबारा ले रहा हूं इसको, जिस तरह अकेली थी ना स्टार्टिंग में, ये स्टार्टिंग में प्लेट थी अपने पास, ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट, इसकी एनर्जी कहां तक गई हुई थी, इसकी एनर्जी इन्फिनिटी तक गई हुई थी, इन्फिनिटी तक एनर्जी गई हुई थी, जिसकी वजह से उस एनर्जी का कोई इफेक्ट नहीं था। हमने क्या करा, उसके नजदीक एक दूसरी प्लेट ले आए। दूसरी प्लेट लेके आने से क्या हुआ,
वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इन्फिनिटी तक जानी थी वो एक लिमिटेड एरिया के अंदर आ गई, जिससे वो एनर्जी भी इफेक्टिव हो जाती है। मतलब हमने एनर्जी को स्टोर कर दिया इन ए लिमिटेड एरिया इन ए वेरी स्मॉल स्पेस। एंड दिस अरेंजमेंट ऑफ दीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स, this arrangement of positive and negative plates to store large amount of charge or energy into small space is called capacitor। उसे क्या बोलेंगे हम, कैपेसिटर बोलते हैं। तो ये कैपेसिटर बन गया भाई, ठीक है। तो कैपेसिटर के अंदर क्या होगा बेटा, दो प्लेट होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये जो कैपेसिटर हम पढ़ रहे हैं ना, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। कौन सा कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ध्यान रखना। कैपेसिटर कई सारे टाइप के होते हैं, वो पढ़ेंगे उसको अपने सिलेबस के अंदर। जो मेन है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो एक बार हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ही पढ़ेंगे। तो यहां पर इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या हुआ, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस, जो कैपेसिटर हम लोगों ने पढ़ा। इसका प्रिंसिपल ये है कि कैपेसिटेंस ऑफ ए इंसुलेटेड कंडक्टर, किसी भी ये इंसुलेटेड कंडक्टर था स्टार्टिंग में अकेला, can be increased by bringing near it an uncharged conductor connected to earth। मतलब ये एक इंसुलेटेड कंडक्टर है, इसके कैपेसिटेंस को इंक्रीज करा जा सकता है। कैसे, जब हम इसके नजदीक कोई दूसरी प्लेट ले आए, दूसरी ऐसी प्लेट ले आए जिसके जो क्या हो, जिसकी हमने क्या कर रखी हो, अर्थिंग कर रखी हो। बात को समझना, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर, ये आइसोलेटेड कंडक्टर होगा, इंसुलेटेड कंडक्टर है। कैपेसिटेंस ऑफ एन इंसुलेटेड कंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड बाय, कैसे इंक्रीज करे इसका कैपेसिटेंस, इसके नजदीक एक दूसरी प्लेट ले आए जिसको हमने क्या कर रखा है, अर्थिंग कर रखा है। तो कैपेसिटेंस ऑफ एन इंसुलेटेड कंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड बाय ब्रिंगिंग एन अनचार्ज्ड कंडक्टर, ये अनचार्ज था स्टार्टिंग में, ध्यान देना आपको, ये तो इंडक्शन की वजह से आया था। बाय ब्रिंगिंग एन अनचार्ज्ड कंडक्टर कनेक्टेड टू अर्थ नियर टू द इंसुलेटेड कंडक्टर। जब इस इंसुलेटेड कंडक्टर के नजदीक आप एक अनचार्ज कंडक्टर ले आओ जिसको हमने अर्थिंग कर रखी है, तो इस सिस्टम का, इस प्लेट का कैपेसिटेंस, इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है, बुकलेट के अंदर लिख रखा है मैंने, वहां से देख लेना इसको, ठीक है बेटे। अब एक छोटा टॉपिक है, बिल्कुल छोटा टॉपिक, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैं बात कर रहा हूं यहां पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समझना ध्यान से। ये जो हमने पढ़ा ना अभी, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर क्या होगा, एक तो इंसुलेटेड प्लेट होगी ए, जिसको हमने चार्ज दिया था। कैपेसिटर बनाने के लिए क्या करा, इसके नज़दीक हम एक अनचार्ज्ड प्लेट लेके आए थे जिसकी हमने क्या करवा रखी थी, अर्थिंग करवा रखी थी, जिसकी वजह से इधर चार्ज कैसा आ गया था, नेगेटिव आया था, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ पे स्टोर हो गई थी, इस लिमिटेड एरिया के अंदर स्टोर हो गई थी। तो ये जो अरेंजमेंट बना, इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। मैंने मान लिया इन दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस d है, इन दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, d। और जो ये प्लेट है ना, इस प्लेट का एरिया मान लिया हमने a एरिया है। ये प्लेट है, ऐसे है पूरी प्लेट, ऐसे इस तरीके से। अगर आप इसको ऐसे रखोगे फ्लैट तो ऐसे है, ये वर्टिकल ऐसे रख रखे हमने, ठीक है। तो इसका जो ये वाला जो एरिया है ना, ये एरिया हमने क्या मान लिया, a मान लिया। ये जो प्लेट है A, इस प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने प्लस सिग्मा मान ली, तो इसकी कितनी होगी, माइनस की सिग्मा हो जाएगी, क्योंकि इंडक्शन की वजह से जितना चार्ज यहाँ है उतना ही चार्ज इधर आएगा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ,
ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसके बिना कुछ नहीं होगा आगे, ध्यान रखना, बहुत आसान है टॉपिक है। मान लिया मैंने कि हमने इसके ऊपर चार्ज दे रखा है क्यू चार्ज यहाँ होता है, क्यू चार्ज यहाँ पे होगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी पहली प्लेट की, ये ए प्लेट होगी, ये बी प्लेट होगी अपने पास। ए प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब पहली प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू कितना होगा, क्यू बाई ए। मैं केवल समझा रहा हूँ, यहाँ पे बुकलेट से देखना, वैसे तो प्रॉपर तरीके से लिखना कैसे, वो बुकलेट में लिख रखा है मैंने। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, इसकी कितनी होगी, माइनस का क्यू बाई ए होगी। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, आपको एक सिंपली बात मैंने आपको बताई थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ स्टोर होगी, इन दो प्लेट के बीच में स्टोर होगी। अब आप एक चीज सोचो यहाँ पे, तो आपने गॉस थ्योरम के अंदर ये पढ़ा था, देखो बात को समझना, गॉस थ्योरम आपने नहीं पढ़ा था, इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आया करती, इसकी वजह से इनफाइनाइट प्लेन सीट, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आया करते, अगर आपको याद हो, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनसाइड द प्लेट्स। दो प्लेट हुआ करती है, उन दो प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया करती है, वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आया करती है। याद हो तो आपको, मैं आपको एक बार अपनी उसके अंदर बुकलेट के अंदर दिखा देता हूँ कहाँ पे मैंने टॉपिक आपको करवाया था। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन थी। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गई थी, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गई थी, दोनों, एक पॉजिटिव प्लेट थी एक नेगेटिव प्लेट थी, इन दोनों के बीच में, ये दोनों पॉजिटिव प्लेट है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये आई थी। ठीक है, बाद में हमने ये माना था एक प्लेट पर पॉजिटिव डेंसिटी हो, एक प्लेट पर नेगेटिव डेंसिटी हो, तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाएगी, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाएगी, और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगी। ध्यान रखना, दो प्लेट हो ना, एक पॉजिटिव और एक क्या हो, नेगेटिव। जिस तरह एक प्लेट ये मान ली अपने पास पॉजिटिव है, एक प्लेट क्या अपने पास नेगेटिव है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी किसके बराबर होगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगी। तो इसी का यूज करेंगे यहाँ पे हम। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है अंदर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल होगी, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगी। ठीक है, चाहिए क्या हमें, फाइंड आउट करना है इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, इसकी सी फाइंड आउट करनी है हमने, सी किसके इक्वल होगा, तो सी की वैल्यू निकालनी है। अब सी इज इक्वल टू क्या होता है, सी इज इक्वल टू तो क्यू बाई वी होता है, सी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई वी। तो वी मुझे चाहिए, वी किसके इक्वल होगा। अब वी इज इक्वल टू, बेसिक बात क्या होती है, देखो इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। V इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी। अरे E इज इक्वल टू, फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, E इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। V इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू बाई आर, के क्यू से के क्यू कैंसिल, आर से आर कैंसिल, सोल्व करोगे तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E इंटू आर आ जाएगा। यहाँ पर R मतलब दोनों प्लेट के बीच का गैप कितना मान रखा हमने, D, तो V इज इक्वल टू E इंटू डी होता है। तो V इज इक्वल टू ई कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और सिग्मा किसके इक्वल है, क्यू बाई ए। तो क्या लिखोगे आप इसको, क्यू डी और में एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा, डी बाई एप्सिलॉन नॉट तो था ही, सिग्मा की जगह क्या लिख दिया, क्यू बाई ए लिख दिया। V की वैल्यू आ गई अपने पास, ये V आ गया। चाहिए क्या भाई, C चाहिए, तो C इज इक्वल टू कितना होगा अपने पास, क्यू बाई वी, क्यू बाई वी। तो क्यू कितना है, क्यू वी कितना है, ये रहा क्यू डी और में एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू से क्यू कैंसिल, यू ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो सी इज इक्वल टू आ गया बेटा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आ गया। ये आ गया अपने पास कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकाल दिया हमने, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इतना कैपेसिटेंस होगा इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आपको ये बात समझ में आएगी। मैंने स्टार्टिंग में आपको जब बताया कैपेसिटर के बारे में, मैंने आपको ये बताया कि वो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है।
डायमेंशन पे डिपेंड करता है, ये मैंने आपको समझा दिया था। मैंने आपको बताया वो नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मीडियम पर। हाँ तो गया, नेचर ऑफ मीडियम पर कैसे डिपेंड करेगा। सी इज इक्वल टू कितना, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट तो हमें पता भाई, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होगी, फ्री स्पेस। ठीक है, अगर यहां पर कोई और मीडियम आ जाएगा स्पेस, वैक्यूम की बजाय, फ्री स्पेस या वैक्यूम की बजाय, तो यहां पर एप्सिलॉन आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमें पता है एप्सिलॉन नॉट मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रिकल जो परमिटिविटी होती है ये नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करती है। मीडियम चेंज होएगा तो एप्सिलॉन चेंज होएगा, ये चेंज होएगा तो सी चेंज होएगा। इसका मतलब जो कैपेसिटेंस है वो नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये रिलेशन बन गया, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब एक छोटी बात ध्यान रखना, अगर आप, ये तो तब है जब इसके अंदर वैक्यूम है, यहां पर वैक्यूम है। अगर इन दोनों प्लेट के बीच में अगर आप मान लो कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दो, एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक डाल दो जिसका कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो, तो ये जो कैपेसिटेंस है इसका सी एम इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे बोलते हैं के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बोल देंगे इसको हम, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ऐसा क्यों लिखा, अरे भैया इसको मैंने ऐसा इसलिए लिखा है, अगर आप यहां पर कोई मीडियम डालोगे तो यहां पर जो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी था, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और हमें पता है कि एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, के के बराबर होता है। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होगा, के एप्सिलॉन नॉट। तो इस एप्सिलॉन की जगह मैंने क्या लिख दिया, के एप्सिलॉन नॉट डायरेक्ट लिख दिया, या आप भी डायरेक्ट ही लिखोगे। ध्यान रखना, जब भी मीडियम का नेचर चेंज होगा तो कोई भी फॉर्मूला हो जहां पर एप्सिलॉन नॉट है उसको के से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। यहाँ ऊपर एप्सिलॉन नॉट था, मैंने के से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, तो इसका नया कैपेसिटेंस आ गया। कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर आप मीडियम चेंज कर दोगे ना, वैक्यूम की बजाय कोई ऐसा मीडियम डाल दो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो उसका कैपेसिटेंस कितना टाइम बढ़ जाएगा, के टाइम बढ़ जाएगा। ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये सी है। इसका मतलब जो सी एम आएगा क्या हो जाएगा अपने पास, के सी के बराबर हो जाए। के सी नॉट लिख देता हूँ वैक्यूम के लिए। ठीक है, जिस तरह मान लो अपने पास सी नोट था वैक्यूम के लिए, तो के सी नोट के टाइम बढ़ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आज के दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, एक तो क्यू इज इक्वल टू सी वी, एक ये वाला फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है बेटे, ये काम करना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। ना समझ में आए तो दोबारा पूछ लेना, लेकिन ये टॉपिक आज की आज ही करना है। थैंक यू।